अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिफ साहब भी साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब ने, और इसके साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी उमूर हैं उसके एक्सपर्ट्स भी हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी है सेनेट की फॉर डिफेंस, उसको भी हेड कर रहे हैं मुशाहिद साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करते हैं। 2 साल बीत गए हैं भारत की जानिब से, जो भारत का आइन है उसके आर्टिकल 370 और 35A में जो तब्दीलियाँ की गई। 370 बुनियादी तौर पर रियासत की खुसूसी हैसियत और इंतज़ामी उमूर को डील करता था, जबकि 35A कश्मीरियों की शहरियत से मुतालिक था। इस इक़दाम के बाद भारत की जो दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरिया कहलाने का प्रचार था, और जो एक कॉस्मेटिक सर्जरी थी भारत की कि वी आर डेमोक्रेट और हम एक सेकुलर स्टेट हैं, वो बड़ी तरीके से अयां हो गया और भारत का असल चेहरा जो है बेनकाब हुआ। पाकिस्तान ने इन 2 सालों में क्या किया, कश्मीरी कहाँ खड़े हैं और भारत किस हद तक बेनकाब हुआ है, इससे मुतालिक बात करेंगे। इरशाद साहब, यही बुनियादी सवाल है, 2 साल पहले और 2 साल के बाद हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, इन 2 सालों में ये फ़र्क तो बहरहाल पड़ा है कि जहाँ एक तरफ एडवांस किया है मोदी ने, और उसने अपनी सेकुलरिज़म या अपनी जमहूरियत और अपना जो एक स्टेटस था कश्मीर के हवाले से, उसको बिल्कुल बालाए ताक रख कर वो किया जो महासबाई और हिंदुत्व का फ़लसफ़ा था। कश्मीर को एक लिहाज से ज़म करने की कोशिश की। वहाँ पाकिस्तान ने भी पहली बार काफ़ी अरसे के बाद, तवील अरसे के बाद पहली बार ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की गर्द झाड़ी और बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी के सामने मसला कश्मीर उस तरह उजागर करना शुरू किया जिस तरह के 60s में 50s में हुआ करता था। शिमला मुआहदे के बाद हम काफ़ी पीछे चले गए थे और हमने 2 तरफ़ा मामला इसको समझकर भारत के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश की, और हमने आज ख़ुद शिमला मुआहदे के तहत सलामती कौंसल को, आलमी बिरादरी को निकाल दिया इस मामले से, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कह दिया कि जी कोई सालसी करा ले, कोई हमारी मदद करे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब हमने 2 साल से बड़े ही मौसर अंदाज में ये बात की कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। लेकिन जो दबाव भारत पर आना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि वो नहीं आया। यानी 7 लाख फ़ौज उसने कश्मीर में भेज दी, तब भी ना भारत के अंदर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन पैदा हुआ, ना आलमी बिरादरी ने उसको उस अंदाज़ में हाईलाइट किया जिस तरह के उसका हक़ था। और ये 5 अगस्त के बाद भी उसका रवैया भारत का यही है। अब मुशाहिद साहब हमारे पास मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, भारत के हवाले से भी, बैनुल-अक़वामी उमूर के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं। तो हम पूछेंगे मुशाहिद साहब, ये फरमाएं कि पाकिस्तान ने जो रद्द-ए-अमल दिया इस पर और जो 2 साल में कदो-कावश की, आप उससे मुतमईन हैं? क्या कुछ हो सकता था और क्या कुछ नहीं हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी, इरशाद आरिफ साहब और बासी साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में एक तो आज पूरी पाकिस्तानी कौम ये जो यौम स्याह है, यकजहती का इज़हार करी अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ। उसमें 2-3 चीज़ें मैं पहले बयान कर दूं। एक तो ये है कि हकायक ज़रा देख लें 5 अगस्त के बाद क्या हुआ है। 5 अगस्त 2019 के बाद हिंदुस्तान ने 38 लाख नए डोमिसाइल इशू कर दिए हैं। 12 लाख नए वोटर्स लिस्ट में उनके नाम शामिल हो गए हैं। मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि जो तनासब है आबादी का, मुसलमान अक्सरियत को अकलियत तब्दील करने में वो कोशिशें जारी हैं। और आपने जिक्र किया फौज का, बाय द वे पूरी जो मुसल्लह फौज, पैरामिलिट्री और पुलिस मिला के 9 लाख इस वक्त मकबूजा कश्मीर में मुकीम है। और उसके अलावा आप देखें कि 15,000 लोग अरेस्ट हुए 5 अगस्त के बाद मकबूजा कश्मीर में। और वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि $5.5 अरब का मकबूजा कश्मीर की मईशत को नुकसान पहुंचा है, जिसके नतीजे में 5 लाख कश्मीरी अपने नौकरियों से, जॉब से महरूम हो गए। तो इतनी बड़ी, और दुनिया का सबसे तवील जो इंटरनेट लॉकडाउन था, 213 दिन उनके पास इंटरनेट ही कोई नहीं था दुनिया से, यानी कि डिजिटल राब्ता बिल्कुल कट ऑफ हो गया था। तो ये इस किस्म की जो बर्बरियत है, कब्जा है, कंट्रोल है हिंदुस्तान की, ये फाशिस्ट और हिंदुत्व हुकूमत का ये है। अब जो सवाल पूछा इरशाद साहब आपने
मैं पूरी तरह मुतमिन नहीं हूं। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की पॉलिसी कश्मीर के बारे में, पाकिस्तान के बारे में बड़ी वाज़ेह है। हमारी पॉलिसी में थोड़ा सा मखमसा है या थोड़ा सा मिक्सचर है। हाल ही में हमें बताया गया कि हिंदुस्तान से अंदिया आया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार है और बड़े दरवाजे बजाए गए, ओ ये कमाल हो गया, हिंदुस्तान बात करेगा, कश्मीर में भी बात करने को तैयार है। उनकी तरफ से एक बयान नहीं आया, हमने उनकी तर्जमानी की और आपने बाद में देखा कि ना उन्होंने कश्मीर पर बात की, ना वैसे कोई गुफ्तगू हुई। तो हम हिंदुस्तान के धोखे में नहीं आना चाहिए हमें, और हमें बड़ी वाज़ेह तौर पर हमने जरूर केस उजागर किया और हम उनका केस फाइट भी कर रहे हैं, चाहे उसमें हुकूमत हो, मुसल्लह फौज हो और हम लोग जो पार्लियामेंट में भी है। लेकिन इसमें हमें बड़ी वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए कि उनके मकासद क्या है मोदी हुकूमत के। वो एक नजरियाती खारजा पॉलिसी बनाई हुई है जिसमें मुसलमान दुश्मनी अपने मुल्क के अंदर है, भारत के अंदर भी, कश्मीर पर कब्जा और पाकिस्तान दुश्मनी उनका महवर है। क्रिकेट देख लें आप, कश्मीर प्रीमियर लीग देख लें जी। इस हद तक आप देखें अब्बासी साहब और इरशाद साहब कि उन्होंने वर्ल्ड कप में पिछले साल अपना मैच हार गए ताकि पाकिस्तान को फायदा ना पहुंचे कि हम अगर वो जीत जाते तो हमें भी क्वालिफाइंग राउंड में हमें मौका मिलना था। तो ये बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ है? एक चीज मैं बता दूं कि चाइना जो पहले डायरेक्ट इस तनाज़े में एक पार्टनर नहीं था या एक फ्रीक नहीं था, अब वो फ्रीक बन गया है, क्योंकि मोदी ने ये भी अनाउंस किया था, आपको याद होगा अमित शाह ने, कि अक्साई चीन जो चीन का हिस्सा है, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी भारत का हिस्सा है और हम इसको वापस लेंगे। उसके नतीजे में चाइना भी शामिल हो गया है, यूएन रेजोल्यूशन की बात कर रहा है, 2 दफा हिंदुस्तान ने मार भी खाई है, पेंटी खाई है। मुशाहिद साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं आलमी रद्द-ए-अमल कमज़ोर रहा, इसकी वजह क्या है? ये भारत की कामयाबी है, उनके मफादात हैं, या हमारी सफारती नाकामी है? देखिए जी, एक हमारी क्लैरिटी नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा सा फर्क पड़ा है। मतलब आप देखें कि जो हुकूमतें हैं मगरब की, उनकी मुनाफिकत और दौरे मेयार तो कायम है, चाहे वो अमेरिका हो और बरतानिया हो और बेशतर मगरबी ममालिक हो। लेकिन मैं ये कहूंगा मगरबी राय आमा, मीडिया, ह्यूमन राइट्स तंजीमें और पार्लियामेंट, आप देखें मसलन पिछले 2 महीने में क्या हुआ है। 3 दिन पहले 16 यूरोपियन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान के बारे में सख्त बयान दिया, मजम्मत किया। 30 जून को यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने जो इंटरनेशनल डे ऑफ द चाइल्ड, उसमें बयान दिया कि हिंदुस्तान जो जुल्म कर रहा है बच्चों पर। आपको पता है कि 110 बच्चे वो अपनी आंखों से नाबीना हो गए हैं, क्योंकि वो पैलेट गन्स जो इस्तेमाल करते हैं, जो शिकार के लिए हैं, जानवरों के लिए, वो कश्मीरी बच्चियां और बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उसकी मजम्मत यूएन सेक्रेटरी जनरल ने की। फिर अमेरिका के जो सेनेटर हैं खारजा अमूर कमेटी के रॉबर्ट मेनेंडेज, उन्होंने खत लिखा कि हिंदुस्तान ज्यादती कर रहा है। तो पहली दफा मैं देख रहा हूं कि यूरोपियन पार्लियामेंट हो, मगरबी पार्लियामेंट भी हो, इसमें जिक्र और कश्मीर का फोकस हो रहा है। और मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ता हूँ, गार्डियन अखबार भी, उसमें जो स्टोरीज आ रही हैं कश्मीरी अवाम के हवाले से, इंसानी हकूक से, ये पहली दफा हुआ है। लेकिन ये बात आपकी सही है कि वो मगरबी हुकूमतें वो टस से मस नहीं। मुशाहिद साहब, ये जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं हम भी सुनते हैं, क्या इसके नतीजे में भारत 5 अगस्त का इकदाम वापस ले सकता है? आबादी का तनासुब तब्दील करने के, मुसलमानों की आबादी को कम करने की जो कोशिशें हैं, उससे बाज आ सकता है, या इससे मज़ीद हमें कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं, हमें मजीद करने की जरूरत है। देखें जी, एक चीज तो वाज़ेह होगी ना कि 24 जून की जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी मोदी ने दिल्ली में, जिसमें जो हिंदुस्तान नवाज सियासी जमातें हैं, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जो कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हैं, उन्होंने भी ये मुस्तरद कर दिया ये जो 5 अगस्त का एक्शन है। इसका मतलब है कि कश्मीर का बच्चा चाहे वो रायशुमारी के हक में हो या चाहे हिंदुस्तान नवाज हो, जो कश्मीरी मुसलमान है, उन्होंने एक आवाज से कहा है कि 5 अगस्त 2019 का जो इक़दाम है वो मुस्तरद करते हैं। हमने तो किया ही है। तो एक तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ।
अब हमें चाहिए कि एक बड़ी मुनज़्ज़म स्ट्रेटजी के साथ, हमने बात की थी कश्मीर सेल की, हमने बात की थी कश्मीर कमेटी की, हमने कहा था इसको आगे लेके चले। मैंने कल एक कॉन्फ्रेंस थी इस्लामाबाद में, उसमें वजीर खारजा भी बोल रहे थे, मैं भी, दोनों की नोट स्पीकर्स थे। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट एक थिंक टैंक है जो मैंने शुरू किया था जब मैं वजीर इत्तलात था, अब वो माशाल्लाह फंक्शन कर रहा है, उसमें था। तो उसमें मैंने वजीर खारजा को भी ये कहा कि देखें जी, सफारतकारी अपनी जगह, बयानात अपनी जगह, प्राइम मिनिस्टर की तकरीर अपनी जगह, लेकिन ये एक सस्टेन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसमें मीडिया का रोल, उसमें पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी का रोल। और आप देखें ना, गैम्बिया एक छोटा सा मुल्क है मुसलमान, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट गया है रोहिंग्या के मसले पर, और क्या है कि ये हम क्यों नहीं कर सकते ऐसे इकदाम आरएसएस के खिलाफ? हम कहें कि हिंदुस्तान यूएन चार्टर, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, हम इसको नथी करें फलस्तीन इशू के साथ, हमें और सपोर्ट भी मिलेगी, कोई अरब ममालिक भी शामिल होंगे। अभी सिर्फ चीन, तुर्की, मलेशिया, अज़रबैजान हमारे साथ। जी मुशाहिद साहब, ये जो आपने जिक्र किया महबूबा मुफ्ती का भी और जो अब्दुल्ला फैमिली, फ़ारूक अब्दुल्ला, इन लोगों का, एट द एंड ये कह रहे हैं कि कायद-ए-आज़म वाज राइट, जिन्ना वाज राइट, अब वो इस बात को मान रहे हैं। लेकिन जो इंडिजिनस मूवमेंट है कश्मीर के अंदर, और फिर जो आपने खुद मंजरकशी की, लॉकडाउन और जो वहाँ पे फोर्सेस हैं, इस सब के बावजूद आप समझते हैं कि अभी तक तो ये लहर उनकी तहरीक आज़ादी की फिर से उठती है, विदाउट एनी फॉरेन सपोर्ट कश्मीर में ये मज़ीद तूल पकड़ेगी, इसका तसलसल रहेगा? लेकिन ये फॉरेन सपोर्ट जो हमारी सफारती और सियासी सपोर्ट को हमें और मुनज़्ज़म करना पड़ेगा। आपको याद होगा पिछले साल अनाउंस हुआ था कि एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस होगी OIC की वज़ीर खारजा की 2021 में, जिसमें हम कश्मीर इशू को फोकस बनाएंगे। वो मुझे अभी तक नजर नहीं आ रही कि कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही, कब होगी, क्या इक़दाम है। उसके अलावा भी हम एक जंग, शॉर्ट ऑफ वॉर, हम क्या कर सकते हैं, हमें वो स्ट्रेटेजी तैयार करनी चाहिए। हिंदुस्तान पर प्रेशर डालें। अगर अमेरिका फेल हो गया अफगानिस्तान में, रूस अफगानिस्तान में फेल हो गया, अपना डंडे के जरिए नहीं पॉलिसी तब्दील कर सकती, तो तारीख का रुख तब्दील हिंदुस्तान तो नहीं कर सकता डंडे के जरिए। हमें भी कोशिश करनी चाहिए मज़ाहमत की। हिंदुस्तान के अंदर आप देखें 17 मुख्तलिफ मज़ाहमती और अलहदगी पसंद तहरीकें हैं। मोदी सिर्फ हिंदुस्तान को नुमाइंदगी नहीं करता, मायावती है जो इलेक्शन जीती है मगरबी बंगाल में, वो दूसरे लोग हैं, अपना ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, दलित हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारा ये, मायावती तो खैर यूपी के हैं, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन भी हुआ था, उधर हारे हैं। तो इसमें जो सियासी कुव्वतें हैं, दूसरे लोग हैं, वो मोदी जो हिंदुस्तान की पूरा कैरेक्टर तब्दील करना चाह रहा है, जो नेहरू का एक सो कॉल्ड सेकुलरिज्म भी कह लें, नाम निहाद चाहे सही, लेकिन उसका ढांचा वो एक हिंदुत्व जो कायद-ए-आज़म ने 90 साल पहले सोच लिया था कि इस सोच के साथ, इस ज़हनियत के साथ, इस तासुब के साथ हमारा इनसे गुजारा नहीं। और शुक्र है कि पाकिस्तान बन गया था कि हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे हैं माशाल्लाह। तो जो उधर हाल हो रहा है, तो उसमें हम जरा ज्यादा दबाव डालें, इन पर ज्यादा बेनकाब करें। और मेरे ख्याल में एक फील्ड है लॉफेयर कि कानूनी हरबा भी इस्तेमाल करें इनको एक्सपोज करने के लिए। आपने देखा कि खालिस्तान कश्मीर रेफरेंडम फ्रंट एक तंजीम है, जब मोदी पहुंचा ह्यूस्टन जुलाई 2019 को, उन्होंने केस कर दिया मोदी के खिलाफ, और वो केस एक्सेप्ट हो गया ह्यूस्टन कोर्ट में। उनके पास वकीलों के पैसे नहीं थे, बेचारे आगे नहीं ले जा सके। तो जनरल पिनोशे था, चिली का डिक्टेटर, वो लंदन में अरेस्ट हुआ, हालांकि जराइम और उससे अपने मुल्क में किए थे, क्योंकि इनकी यूनिवर्सल ज्यूरिसडिक्शन है। जो मोदी कर रहा है, जो ये आरएसएस कर रही है, ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, और उसमें हमें इसको इंटरनेशनली लेना चाहिए। मुशाहिद साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपने इंटरनेशनली बात की है जी। हम देखें ना, हमारी नालायकी ये है कि कुलभूषण यादव एक जासूस भी है, एक दहशतगर्द भी है, हमने पकड़ लिया, वो हमारे गले पड़ गया, हम उसके खिलाफ उनकी कार्रवाई। ये जरा मुशाहिद साहब, इस पे हम जरा इन डिटेल बात करते हैं। ब्रेक के बाद आप इंटरनेशनल सिनेरियो की बात की है, अमेरिका के रोल की बात करेंगे, पाकिस्तान की जो माजी की हुकूमतें हैं उसकी बात करेंगे, मौसर सफारतकारी की बात। एक ब्रेक की बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि 9 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को सदारत करेंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी और दीगर मामलात पे एक डिबेट है, उसको ओपन करेंगे। सफारती कामयाबी तो ये बज़ाहिर भारत की नज़र आ रही है, लेकिन ये भारत की जो इंटरनेशनल लॉबिस्ट के तौर पे पेनिट्रेशन है, ये कितने साल पहले तक नहीं थी। भारत एक कमज़ोर तरीन मुल्क था, अब वो थोड़ा निकल रहे हैं आगे, और इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है कि भारत ने 2 महाजों पर कामयाबी हासिल की। पहला तो उसने अपनी इक़्तिसादी और मुआशी तरक्की पर तवज्जो दी। मनमोहन सिंह जब वज़ीर ख़ज़ाना बने और उन्होंने अपनी पॉलिसी जो हिंदू ग्रोथ था उसको मुस्लिम ग्रोथ में तब्दील किया, अपनी पॉलिसीज़ तब्दील की, तो उसके नतीजे में 1992-93 से लेकर ऑनवर्ड वो आगे ही गया है, जबकि हम जो है वो मुस्तकिल कभी ऊपर कभी नीचे होते रहे और इस्तक़लाल हमारी पॉलिसियों में इस्तक़रार नहीं रहा। दूसरा, सफारती महाज पर भी एक दौर में दुनिया के सामने कश्मीर के इशू पर भारत मुजरिम होता था और हम सवाल किया करते थे, लेकिन फिर ये हुआ कि हम दहशतगर्दी के इशू में फंस गए और हम मुजरिम बन गए और सारी दुनिया भारत समेत हमसे सवाल करती थी। आज भी भारत उसके समरात जो है ना वो उठा रहा है। अब हम मुशाहिद साहब से पूछेंगे। मुशाहिद साहब ने बड़ा अच्छा तजिया किया और कहा कि हमारी नालायकी है कि कलभूषण हमारे गले पड़ गया है, लेकिन जब वो गिरफ़्तार हुआ था उस वक्त हुकूमत कोई और थी और उस अरसे में कलभूषण के इशू को हमने इंटरनेशनल सतह पर बिल्कुल उठाया ही नहीं। फिर अब्दुल बासित हूँ, तस्नीम असलम हूँ, अभी मुनीर अकरम साहब हमारे प्रोग्राम में कह रहे हैं कि जनाब वाला 10 साल तक तो कश्मीर का इशू अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया ही नहीं गया, आलमी सतह पर उठाया ही नहीं गया। तो मुशाहिद साहब हमें बताएं कि ये 10 साल का जो गैप है इसकी वजह क्या थी और भारत मुआशी मैदान में और सफारती मैदान में हमसे आगे कैसे चला गया और हम कटहरे में कैसे खड़े हो गए। मुशाहिद साहब, इस बारे में हमें बताइए कि 10 साल का जो गैप है इसकी वजह क्या थी? मसलहत थी रियासत की या हुकूमतों की कमज़ोरी थी? नहीं जी, ये हक़ाइक़ के मुनाफी है ये बयान 10 साल वाला। अच्छा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जुलाई 2016, 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत होती है। गालिबन 8 जुलाई था 2016 को। बहुत बड़ा वाकया था। प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब। उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने 16 ममालिक में स्पेशल अनवॉयज भेजे पाकिस्तान के, इंटरनेशनली, खासतौर पर मगरिब में। मुझे भेजा गया वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका और न्यूयॉर्क, स्पेशल एनवॉय ऑन कश्मीर। और मैं आपको ये बता दूं कि कम से कम मैं गया था मेरे ख्याल सितंबर के आखिर में या अक्टूबर में। एक हफ्ते में 25 मीटिंग्स की हमने, एड्रेस की, पूरा एम्बेसडर था, डोसियर दिया, जो आप एक डोसियर तैयार करते हैं कि ये फैक्ट्स हैं, ये हक़ाइक़ नामा है। बल्कि एम्बेसडर ने मुझे कहा कि जी वो तो हिंदुस्तान के लोग भी मिलना चाहते हैं आपको, वो आप मीडिया वाले। मैं कहा 100 बिस्मिल्लाह, उनको बुलाएं, उनको चाय पिलाएंगे, समोसे खिलाएंगे, पाकिस्तान एम्बेसी आए और वो बड़े सख्त सवाल करें। कुछ लोग डरे हुए थे हमारे को, बड़े सख्त सवाल करेंगे। मैं कहा देख लेंगे, सवाल ही करेंगे ना। उन्होंने बात शुरू कर दी और किसी ने जिक्र कर दिया बलूचिस्तान का भी, ये आपका इशू है, आप कश्मीर की। मैं कहा लुक हियर, आप बात ना करें बलूचिस्तान की, कश्मीर भी मुतनाज़ा है, लेकिन बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर आप बात करेंगे तो हम फिर खालिस्तान की बात करेंगे, हम नागालैंड की बात करेंगे और हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान में जो 17 अलहदगी पसंद तस्लीम है, फिर उसका ये टिट फॉर टैट हो जाएगा। नेक्स्ट डे उन्होंने हेडलाइन दी कि पाकिस्तान सेनेटर टॉक्स ऑफ खालिस्तान। तो मेरा मतलब है कि हम खुल के टिका के जवाब दें। जहां तक ये बात गलत है कि वो, और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने, आप रिकॉर्ड देख लें, अभी आप इंटरनेट से चेक कर लें, सितंबर 2016 के जो यूएन जनरल असेंबली की तकरीर है, उसमें बुरहान मुजफ्फर वानी का इशू उठाया, कश्मीर का इशू उठाया। ये थी कि तकरीर की, उन्होंने लिखी हुई तकरीर थी, लेकिन उन्होंने पढ़ के और टिका के खुल के मौकफ पेश किया। सो ये कहना 10 साल से ये नहीं हुआ, दैट्स नॉट ट्रू। स्पेशल एनवॉयज भेजे गए थे। हाँ, जहां तक गलती कहां हुई, कुलभूषण यादव के केस में, वो जासूस था, वो पकड़ा गया, बिल्कुल। उसको हमेशा ये होता है, इरशाद साहब आप भी खुद स्टूडेंट है हिस्ट्री के, कि जासूसों को अब इन रिजर्व रखते हैं, अल्टीमेटली इनका तबादला होता है।
हमारा भी कोई बंदा पकड़ा गया है अगर हिंदुस्तान की तरफ, तो हम खामोशी से तबादला करते हैं। जैसे अमेरिका में होता है, अमेरिका और रूस में कोल्ड वॉर में कई जासूस पकड़े गए। जैसे मैं मिसाल देता हूं, मुशाहिद साहब गलती क्या हुई? क्या इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए था? नहीं, इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए था? गलती ये हुई कि हमने उसका मुकदमा कर दिया मिलिट्री कोर्ट में, हमने उसको ट्रायल किया, हमने उसको सजा दिलवाई, सजाए मौत मिलिट्री कोर्ट से। हिंदुस्तान इंटरनेशनल चला गया उधर, वो गलती थी हमारी। हमने वो कोर्ट के चक्रों में पड़ गए, कानूनी चक्रों में। ये चीजें कभी कानूनी तरीके से इस तरह नहीं होती। जब और वो जासूस भी था और दहशतगर्द भी था। हमें एक तो जासूस होता है ना, जासूसी करने आया, उसने तस्लीम किया कि मैं दहशतगर्दी भी करता रहा हूं और मैंने फलाने को पैसे दिए, फलाने को पैसे दिए, तो उसका हमें। लेकिन मुशाहिद साहब, ये नवाज शरीफ साहब ने तो पूरे अरसा जितने तक वो वज़ीर आज़म रहे, फिर शाहिद खान अब्बासी जितना अरसा रहे, तो कुलभूषण का नाम तो किसी ने भी नहीं लिया इंटरनेशनल सतह पे, किसी फोरम पे या किसी इंटरव्यू में। ये तो हकीकत है ना। हम जैसे लोगों ने लिया, आप जैसे लोगों ने लिया, वो उनका सरकारी लेवल पे। मुशाहिद साहब, ये गलती किस सतह पे हुई? हुकूमती सतह पे हुई, रियासत की सतह पे हुई? जो आप गलती की बात कर रहे हैं कुलभूषण के मामले में, ये मेरे ख्याल में रियासती सतह पर भी थी। और जैसे भी हमने अनाउंस भी किया कुलभूषण का, कुलभूषण पकड़ा गया था 3 या 4 मार्च को 2016 को या 2015 को गालिबन। और जिस दिन वो ईरान का सदर आया रूहानी, वो ट्वीट आ गई ISPR की तरफ से गालिबन कि जी वो, और उस दिन खैर जगाली का विजिट था कि देखें जी हिंदुस्तान का जासूस चाबहार से पकड़ा गया है। और उसी दिन मीटिंग थी जनरल राहिल शरीफ की और रूहानी की। तो वो मतलब है कि वो टाइमिंग और इस किस्म की चीजें, ये हमने वो मेरे ख्याल में उसको अच्छे दानिशमंदी से हैंडल करते, उसका केस उजागर करते, उसके खिलाफ हकनामा देते। और उससे हमारे ताल्लुकात ईरान से भी खराब हुए, उससे केस भी नहीं बना। और अब क्या हो रहा है कि अब हमारे कानून साजी की बात हो रही है कि सिर्फ कुलभूषण की राइट ऑफ अपील के लिए आप कानून साजी करना चाह रहे हैं। शुक्र है कि सेनेट की कायमा कमेटी ने उसको मुस्तरद कर दिया। मुशाहिद साहब, इस वक्त जो बात गलत है वो गलत है जी, हमें तस्लीम करना पड़ेगा। मुशाहिद साहब, ये फरमाएं कि इस वक्त अफगान इशू जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में सरदमेहरी का मुझे बना हुआ है। तो अब इस सूरत में आप क्या समझते हैं कि हमारे लिए कौन सी बेहतर पॉलिसी है कि ये ताल्लुकात हमारे नॉर्मल भी रहें और अफगान इशू का जो मलबा है हम पर भी ना पड़े? आप मुझे बताएं, आप सरदमेहरी की बात करें, हमारी गर्मजोशी कब थी अमेरिका के साथ पिछले 5-6 सालों से? ये मुझे बताएं। नालायकी उनसे हुई, नाकामी उनसे हुई अफगानिस्तान में, जिम्मेदारी हम पर क्लेम करते हैं और सारा मलबा हम पर डालना चाहते हैं। आप देखें कि ओबामा के 8 सालों में एक दफा भी वो पाकिस्तान नहीं आया, 2 दफा हिंदुस्तान गया। ट्रंप ने सबसे पहला ट्वीट जो किया था 1 जनवरी 2018 को, उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की। बाद में पॉलिसी अपनी तब्दील की थोड़ी सी, लेकिन बुनियादी तौर पर फोकस यही रहा। अब हमें चाहिए, देखें जी, हमें कोई मिन्नत सबाजत किसी करने की जरूरत नहीं कि आपने टेलीफोन कॉल नहीं किया या हम रूठ गए हैं। और इसके बाद हमारी एक बड़ी कलीदी किरदार है, हमने डिलीवर किया है अफगानिस्तान में अमन के लिए। कि अमेरिका चाहता था अफगानिस्तान के तालिबान के साथ गुफ्तगू करना, वो गुफ्तगू हमने कामयाबी से कराई। वो गुफ्तगू का आगाज हमने मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू किया था, आपको याद होगा, मरी में जुलाई 2015 को, जब अफगानिस्तान की हुकूमत, अफगान तालिबान, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस कराई 8 जुलाई 2015 को मरी में। और फिर एक और सेशन होना था जुलाई के आखिर में, लेकिन हिंदुस्तान ने, रॉ ने और अफगान इंटेलिजेंस ने खबर लीक कर दी कि मुल्ला उमर की डेथ हो गई है। हालांकि वो मरे हुए, उसको पहले काफी देर से मर चुका था वो, लेकिन वो जान के सैबोटाज कर दिया उन्होंने। तो हमारी तो कोशिशें हर वक्त यही रही हैं कि अमन आए, क्योंकि अगर उधर अमन आएगा तो हमें भी सुख का सांस लेना पड़ेगा पाकिस्तान में। हम कोई नहीं चाहते गड़बड़ हो। अब हमें चाहिए कि रीजनल अप्रोच करें। रीजनल अप्रोच क्या है? 6 हमसाए हैं अफगानिस्तान के, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, प्लस रशिया एंड अमेरिका। ये ममालिक मिलके हम इंटरनेशनल गारंटीज दें कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी, किसी हमसाए के खिलाफ, और किसी और हमसाए की सरजमीन अफगानिस्तान के इस्तेमाल नहीं होगी। उनकी सालमियत, उनकी आज़ादी, उनकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसकी गारंटीज दें। और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, और अमेरिका भी कह रहा है कि हम पैसा लगाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का, कोई इंटरनेशनल प्लान बनाए अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन का,
ताकि ये कनेक्टिविटी हो और अफगानिस्तान जी बिल्कुल ठीक है मुशाहिद साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने एनालिसिस रहे थे एक्सपीरियंस के साथ, जो ज़ाहिर एक लंबा तजुर्बा है इरशाद साहब, मुशाहिद साहब का। इरशाद साहब ये तो हालात हैं सामने, स्पेसिफिकली कश्मीर पे हमने बड़ा अहाता किया इन सारे मामलात का। अगेन जो कुछ गलतों की बात की जाती है या कुछ खामोशी की बात की जाती है, व्हाट वी नीड टू डू, भारत को हम इतना प्रेशर डाल सकते हैं कि ये 370 और 35A 5 अगस्त 2019 से पहले वाली हालत में आ जाए, और प्रेशर डालने के लिए हमारे पास है क्या? देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं बहुत अहम। नंबर 1 तो ये है जो मुशाहिद साहब बात कर रहे थे, ये हम लिखते भी रहे हैं, बोलते भी रहे हैं कि हमारे वफूद जाने चाहिए, पूरी दुनिया में फैल जाना चाहिए था। हमारा सारा फोकस ये होना चाहिए था कि सफारती वफूद जाते, सियासी वफूद जाते, हमारे दिफाई माहिरीन जाते। 3 चीज़ें बताने की थी दुनिया को। नंबर 1 तो ये है कश्मीरियों के हुकूक पामाल हो रहे हैं, बुनियादी इंसानी ज़्यादती हो रही है, और वहाँ एक हद दर्जे की नाजी किस्म की हिटलर सोच जो है वह मौजूद है, एक बात। दूसरी बात कि इस भारत के इक़दाम की वजह से ख़ित्ता एक जंग की तरफ बढ़ रहा है और 2 न्यूक्लियर पावर जो हैं उनके दरमियान तनाज़ा कशीदगी जो है किसी के मफाद में नहीं है। और तीसरी चीज़ ये बताने की थी कि अगर अक़वाम आलम तवज्जो नहीं देती, आलमी बिरादरी तवज्जो नहीं देती, आलमी इदारे किरदार अदा नहीं करते, तो फिर ये दुनिया जो है पूरा एक जंगल बन जाएगा जिसके पास माइट इज़ राइट का जो उसूल है फिर वो प्रीवेल करेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। ये हमारे वफूद जाके आलमी बिरादरी को कायल कर सकते थे, राय आम जो है मुतहर्रिक कर सकते थे, फ़ाल कर सकते थे, मुनज़्ज़म कर सकते थे, बिल्कुल कामयाब होते। देखिए हमने अमलन उस तरह से कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो इंटरव्यूज़ दिए और जो गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने, उसका ये असर हुआ कि एक राय आमद तब्दील हुई किसी न किसी हद तक, और भारत जवाबदेही के कटहरे में खड़ा हुआ, और भारत को बार बार कहना पड़ा हिटलर ना कहे, नाजी ना कहे। जी ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये काम हम कर सकते हैं, जो नहीं हुआ अब करना चाहिए। इस पे ज़रा ब्रेक के बाद जानेंगे इरशाद साहब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, उनसे ये जानेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब ने। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपके वक्त का। मुनीर साहब आपकी तरफ आते हैं। इरशाद साहब, एक और जो डेवलपमेंट है कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत है वो रवा माह भारत के पास है, फिर दिसंबर 2022 में जाके उनका ये टेन्योर आएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पे मसला कश्मीर को लेके बारहा सवाल उठते हैं। ये गर्द जो उन फ़ाइलों पे, उन करारदादों पे अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर में जो रखी हैं उन पे पड़ी थी, आप समझते हैं कि मोदी के 2 साल पहले वाले इक़दाम के बाद अब ये हट गई है? देखिए भारत का जो मामला है ना जी, चूँकि आलमी बिरादरी में और फिर अब मुस्लिम ममालिक में भी माशी मफादात और उनके अपने सियासी मफादात हावी हो गए हैं उन उसूली बुनियादों पर जो अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम का मकसद थी, चार्टर का मकसद थी कि तमाम अक़वाम को इक्वली ट्रीट किया जाए और अमन का माहौल पैदा किया जाए, और यहाँ तनाज़ात झगड़े जो हैं जंग की बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए हल हों और मिल बैठ के मुशावरत के ज़रिए हल हों। तो इसी वजह से कश्मीर के इशू पर भी हम जहाँ 50 के अशरे में खड़े थे 60 में नहीं थे, फिर 70 में मज़ीद पीछे हटते रहे, और भारत के जो के साथ मफादात थे आलमी बिरादरी के और आलमी इदारों में उसका असर रसूख बढ़ता रहा। 5 अगस्त के इक़दाम के बाद तवक्को ये थी कि ये बर्फ़ पिघलेगी, लेकिन अब हम मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि ये 5 अगस्त के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का, सलामती कौंसल का, आलमी इदारों का और आलमी बिरादरी का कमज़ोर रद्द-ए-अमल रहा, इसकी वजह क्या है आपके ख़्याल में जनाब मुनीर अकरम साहब? जी देखें,
जो हमारा डिप्लोमेटिक कैंपेन जारी किया गया था 5 अगस्त 2019 के बाद में, उसमें उसकी वजह से काफ़ी दुनिया में इजाफा हुआ है। कश्मीर का जो किस्सा था, जो पूरी कश्मीर का इशू तो दब गया था 50 साल के लिए, उसको हमने फिर रिवाइव किया है और वो फिर इंटरनेशनल एजेंडा जो है उस पे वो एक टॉप प्रायोरिटी फिर ये आइटम आ गया है। इसमें जो हिंदुस्तान की जो ज़्यादतियाँ हैं, जो इलीगल एक्शंस उसने ली हैं, जो उन्होंने अबडक्शंस की हैं, 13,000 बच्चों की टॉर्चर किया है, कलेक्टिव पनिशमेंट्स जारी की हैं, समरी एग्जीक्यूशंस कर रहे हैं, ये सब जो कहानी है ये दुनिया के सामने फिर पेश की है। सलामती काउंसिल में, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो स्पेशल रापोर्टर्स होते हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल की, इंटरनेशनल मीडिया में, ये जो हिंदुस्तान जो कर रहा है वो सब दुनिया के सामने हमने पेश किया है। और दुनिया में जो पब्लिक ओपिनियन है वो समझती है कि हिंदुस्तान क्या ज़्यादतियाँ कर रहा है मकबूजा कश्मीर में। अब आपने कहा कि जी इसका नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा जो निकलना चाहिए वो तो है कि मोदी साहब की जो हुकूमत है उसका रुख हम बदला सकें और उसकी पॉलिसीज़ बदला सकें। तो वो एक आइडियोलॉजिकल फैसिस्ट किस्म की रिजीम है, उसकी जो पॉलिसी है उसको बदलाने में हमें काफ़ी ज़ोर डालना पड़ेगा। इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटिजिकली अपने जोर डालना पड़ेगा और वो जोर उनके ऊपर डाला हुआ है। और वो मुनीर अकरम साहब ये फरमाएं कि ये जो दबाव है हमारी तरफ से, हमारी सफारतकारी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो उसका असर रसूख है, क्या आबादी का तनासुब जो तब्दील करना चाहता है, जो फौरी ख़तरा है हमारे लिए भी, कश्मीरी अवाम के लिए, वो तनासुब की तब्दीली का जो इक़दाम है उसको वापस कराया जा सकता है 5 अगस्त का? ओवरऑल तो बाद की बात है। जी देखें, जो तब्दीली करा रहे हैं वो बाहर से लोग ले आ रहे हैं, वो हिंदुस्तान के लिए तो वो हैं, वहाँ उनको बसा दिया। पर जो हमें जो ख़तरा है वो ये है कि जब प्लेबिसिट अगर होगा, वहाँ अगर रेफरेंडम होता है तो उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी जो हमारे पास थी, जो पाकिस्तान की तरफ है, उसको बदलना नहीं चाहिए। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के वजह से जो भी ये डेमोग्राफिक चेंज करेंगे ये भी इलीगल है। तो ये जो लोग बाहर से आएंगे उनको राइट नहीं होगी पार्टिसिपेट करने के लिए अगर प्लेबिसिट होता है। अब ये है कि उसको किस तरह से कॉलोनाइज करते हैं। कॉलोनाइज करने की देखें, आप तारीख में देखें कितने लोगों ने कॉलोनाइजेशन करने की कोशिश की, बाहर के लोग आते हैं, आखिर जब स्ट्रगल होता है तो उसमें वो जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है वो हर वक्त जीतता है। तो हमें तो ये देखना है, ये लंबा स्ट्रगल है, ये एक दिन का चीज़ नहीं है। जी। तो हम कंसिस्टेंट करना है, परसू करना है और जो कश्मीर की खुद मुख्तारी है उसको हासिल करवाना है। मुझे सब ये अभी इरशाद साहब ने भी आर्टिकल 35A का रेफरेंस दिया। एक तो ये है कि सरदस्त कोशिश जो है वो इसको अपनी असल हालत में बहाल करने की होनी चाहिए। दूसरा बुनियादी सवाल ये है, UN सिक्योरिटी काउंसिल में अब रवा माह जो है उसकी सदारत उनके पास है, वो उसके मेंबर भी हैं, मुस्तकिल नहीं हैं, गैर मुस्तकिल ही हैं। जो स्टैंडिंग है एज़ कम्पेयर टू इंडिया वो पाकिस्तान की वो कितनी है? क्योंकि जब उनका मंदूब वहाँ बैठ के ये कहता है कि कश्मीर अटूट अंग है भारत का, ये तो इट्सेल्फ नफ़ी है अक़वाम मुत्तहिदा की और सलामती काउंसिल की करारदादों की। जी देखें, वो तो 70 साल से ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा नमतंग है। हम कहते हैं कि जी आप यूनाइटेड नेशंस की मैप देख लें और मैप में बिल्कुल जाहिर है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी ठप्पा लगा हुआ है। दुनिया के जितने मैप्स यूनाइटेड नेशन निकालता है उस पर ठप्पा लगा हुआ है डिस्प्यूटेड टेरिटरी। उससे और क्या हम चाहते हैं? ये तो उनका तो कहना है, हमने अपनी पोजीशन दिखानी है।
और उनकी जो सदारत है सिक्योरिटी काउंसिल में 1 महीने के लिए है सदारत, वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, उनके पास वीटो राइट नहीं है। वो कोशिश करेंगे अपने जो नैरेटिव है उसको बढ़ाने की, वो कोशिश करेंगे। हम जो बाहर बैठे हैं फिर भी हमारे दोस्त यार हैं जिनके तहत हमने उनको न्यूट्रलाइज करना है। तो मेरे ख्याल में उनकी सदारत से हमने घबराना नहीं है, उन्होंने कोशिश अपनी करनी है। पर उनकी जो कहानी है कश्मीर के बारे में, वो कहानी कोई नहीं मानता है। अब ये और बात है कि ममालिक हुकूमतें ऐसी हैं जो उसके करीब हैं, स्ट्रेटिजिकली करीब हैं और इसलिए बोलती नहीं हैं, पर दुनिया में, पूरी दुनिया में जो पब्लिक ओपिनियन है वो सब जानता है, उनको बताया। मुनीर साहब ये फरमाएं कि इस वक्त जो मूड है सलामती कौंसल का, अक़वाम मुत्तहिदा का, आलमी बिरादरी का, क्या आप तवक्को करते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में भारत मोदी सरकार 5 अगस्त का इक़दाम वापस लेने पर और आबादी के तनासुब के हवाले से जो अपने इक़दामात हैं वो वापस लेने पर मजबूर हो सकती है, या ये एक लंबी स्ट्रगल हमें करनी पड़ेगी? जी देखिए, मेरे ख्याल में मैंने तो हर वक्त कहा है ये लंबी स्ट्रगल है। इसमें हम चुप रहे थे 10 साल, वो हमने रिवाइव किया है। अब उसको रिवाइव करने के लिए हमारा डिप्लोमेटिक कैंपेन जारी रहना चाहिए। हमने जिस तरफ से भी प्रेशर दिलवा सकते हैं हमने डालना चाहिए, जब तक कि मोदी सरकार अपनी पॉलिसी बदले, या अगर अगली कोई हुकूमत आए हिंदुस्तान में वो अपनी पॉलिसी बदले। आप फरमा रहे हैं कि 8 से 18 तक 10 साल हम खामोश रहे इस इशू पर। जी, आपके सामने है रिकॉर्ड, हिस्ट्री। आप जानते हैं कि हमने कितने साल यहाँ सलामती काउंसिल में नहीं गए, ना हमने इसको ह्यूमन राइट्स कॉन्टेक्स्ट में इसको सवाल को उठाया, परसूट किया। तो जब हम ठंडे पड़ जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल में तवक्को तो नहीं होनी चाहिए। ये कोई रियासत की मसलहत थी या हुकूमतों की कमज़ोरी थी 10 साल की खामोशी? ये देखें, मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि क्या वजह थी। ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिसीजंस होती हैं हुकूमतें की, तो वो अब 2 साल से जो मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान साहब ने फैसला किया है, उन्होंने खुद यहाँ कश्मीर का इशू रेज किया बहुत ज़ोर शोर से, और हमने परसू किया है 2 साल ये कैंपेन, और इस कैंपेन से इजाफा हुआ है, हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर आया है, और ये प्रेशर हम जारी रखेंगे जब तक कि वो कुछ सलूशन ना मिले इसका। जी मुनीर अकरम साहब, अमेरिका का जो किरदार है, ट्रंप ने भी इस साल इसी की ऑफ़र की थी, बज़ाहिर वो एक्सपोज हुआ कि वो एक सियासी था, और फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी इंडिया के साथ है अमेरिका की। तो अब अमेरिका के किरदार को जो बाइडन के आने के बाद कश्मीर के मामले पे कैसे बूस्ट किया जा सकता है कि कुछ वो कश्मीरियों के हक़ में मोबिलाइज हो, या आप समझते हैं कि वहाँ भी बर्फ़ पिघलेगी नहीं? देखिए, उन्होंने बाइडन साहब ने और उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो उनका इलेक्शन कैंपेन था उसके दौरान तो कश्मीर के हक़ में कुछ बातें की थी, पर जब से एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो हमने वो आवाज़ जो थी इंसानी हुकूक के लिए, जो आवाज़ थी वो हमने सुनी नहीं है अब तक। तो ये मेरे ख्याल में उनकी एक पॉलिटिकल पोजीशन है। वो कहते हैं हम इंसानी हुकूक के बिल्कुल हम उसको सपोर्ट करना चाहते हैं पूरी दुनिया में, पर पूरी दुनिया में तो शायद करते होंगे, पर कश्मीर के बारे में ज़्यादा उन्होंने कोई बातें नहीं की हैं अब तक। मुनीर अकरम साहब, ये अफ़गान इशू पर हम पर जो दबाव आ रहा है इस वक्त, और एक सर्दमहरी भी है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, इसको आप किस नज़र से देखते हैं बतौर सफारतकार, पाकिस्तानी नुमाइंदे के तौर पर? जी ये देखें, मेरे ख्याल में अभी अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसकी रीजंस सब जानते हैं। 20 साल से वहाँ जंग की गई है, तो अब फेलियर है उनका, और एक
अफ़गानिस्तान को एक बहुत मुश्किल हालात में छोड़ के जा रहे हैं। और अब अब लोग ढूंढ रहे हैं कि किस और को ब्लेम किया जाए, अपने आप से हटाकर किस और को ब्लेम किया जाए। तो पाकिस्तान को बहुत सालों से इन्होंने स्केपगोट बनाया हुआ है। तो इस वक्त भी यही कहानी है कि जी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ आप सुन रहे हैं, उसको हमने जो सच फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसको हमें पेश करना है दुनिया के सामने। पाकिस्तान की कोशिश तो यही है कि एक पॉलिटिकल सलूशन हो। हमने बहुत कोशिश की है, हमने कंट्रीब्यूट किया है, हमने जो मुज़ाकरात शुरू करवाए हैं, पर आखिर वक्त पर तो अफगान जो हैं उनको आपस में फैसला करना होगा कि किस किस्म की हुकूमत वो चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब गुफ्तगू थे। इरशाद साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही।